हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी हंटर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। वी विल कवर द मौर्यन एम्पायर थोरोली। इसके अंदर हम सबसे पहले एक आउटलाइन देखेंगे टॉपिक्स की, जो हमारा एक फिक्स फॉर्मेट रहता है इन वीडियोस के लिए, जो कि हमारा अखंड बैच है। ठीक है, दैट इज़ फॉर द सीयूटी पीजी हिस्ट्री एंड 2026, है ना। तो आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, देखेंगे किस तरीके से जो ये एम्पायर है, किस तरीके से एक पैन इंडियन एम्पायर बनता है, फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर बनता है। फिर हम देखेंगे इसकी हिस्टोरियोग्राफी कहाँ से हम उठाते हैं, है ना, क्या क्या सोर्सेज हैं हमारे पास मौर्यन एम्पायर के लिए। उन्हीं सोर्सेज में से हम बात करेंगे। लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास क्या है, देन बट वी हैव हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या क्या है। ठीक है, फिर उस टाइम पे हम नंदास की बात करेंगे थोड़ा, फिर हम अलेक्जेंडर के इन्वेजन की बात करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे किस तरीके से जो ये एम्पायर है इसका फाउंडेशन बिल्ड होता है। हम चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी देखेंगे। ठीक है, देन हम जो सेकंड जो हम बोलते हैं सेल्यूसिड और हमारी मोरियन वॉर हुई है, उसके बाद का जो आफ्टर माथ है उसकी बात करेंगे। देन हम बिंदुसार की बात करेंगे। फिर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, अशोका की बात करेंगे, कलिंग वॉर की बात करेंगे, धम्म का कॉन्सेप्ट आता है उसको समझेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे जो धम्म है उसकी हिस्टोरियोग्राफी क्यों इम्पोर्टेंट है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में फिर एक डिबेट आती है कि वेदर इट वाज सेंट्रलाइज्ड नॉट, है ना, उसकी बात करेंगे। देखेंगे कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का था, व्हाट काइंड ऑफ लोकल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर। देन वी विल लुक इनटू द मौर्यन इकोनॉमी, फिर सोसाइटी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एंड देन फाइनली द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, तो रफली हमारा ये ओवरव्यू रहेगा मौर्यन एम्पायर का। ओके, लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन। इसको हम सबसे पहला पैन इंडियन एम्पायर बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो मौर्यन एम्पायर है, इट वाज प्राइमरली एस्टेब्लिश्ड इन 322 बीसी। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो इसको एस्टेब्लिश करते हैं, है ना। इट इज़ वन वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। ठीक है, जिसने पॉलिटिकली यूनिफाई किया मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है, शुरू में ये मगधा में रहता है इसका सेंटर, जहाँ पे इसकी कैपिटल जो हमें दिखती है, जो मॉडर्न पटना है, दैट इज पाटलिपुत्र, वहाँ पे हमें दिखती है ना। तो किस तरीके से इन्होंने अपना पॉलिटिकल यूनिफिकेशन किया, किस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन रहा एडमिनिस्ट्रेशन में, किस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन रहा इकोनॉमी में, है ना, आर्ट में, किस तरीके से एथिकल आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया गया, अशोका का धर्म क्या था, है ना। ये सब चीज़ें हम थोड़ा सा आगे और इलेबोरेटली पढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्टोरियोग्राफिकल नोट्स की, देखो, जो अर्लीस्ट हमारे अर्ली नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हमें दिखते हैं, जैसे एच सी रे चौधरी है। ठीक है, तो वो मौर्यन एम्पायर को एक गोल्डन एज मानते हैं जिसमें हमें नेशनल यूनिटी दिखती है। ठीक है, एक बेंचमार्क दिखता है विच इज़ अगेंस्ट द लेटर जो फ्रेगमेंटेड पॉलिटीज हमें दिखती है उनके, है ना। इसके कंट्रास्ट में हमें कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन दिखते हैं, जिसमें हम डी डी गोसाम्बी की बात करते हैं, आर एस शर्मा की बात करते हैं। इनका फोकस रहता है व्हाट इज द मटेरियल बेसिस ऑफ द एम्पायर, है ना। आयरन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ग्रेडियन एक्सपेंशन की बात करते हैं। देखो, ये चीज़ इतनी रिपीट हो चुकी है, अभी तक आपको आइडिया आ गया होगा। जो वो बच्चे बोलते हैं ना कि सर हमें हिस्टोरियोग्राफी याद नहीं होती है, हमें हिस्टोरियंस याद नहीं होते, है ना। बट अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आर्य शर्मा किस टाइप की बातें करेंगे। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, है ना, आयरन टेक, किस तरीके से मटेरियल बेसिस इकोनॉमी के ऊपर, या फिर स्टेट कंट्रोल, जितने स्टेट का क्या कंट्रोल है रिसोर्सेज पे, उस टाइप की हमें बातें देखने को मिलती है लास्ट 3 to 4 वीडियोस, है ना। तो वही पॉइंट ये हमें यहाँ पे दिखते हैं। उसके बाद हमें रोमिला थापड़ का एक व्यू दिखता है। वो कहती हैं कि किस टाइप का एक सेंट्रलाइजेशन हमें दिखता है, क्या डिग्री रहती है, उसको क्वेश्चन करती हैं, है ना। तो उसमें भी एक दिखता है क्या कंट्रोल पेरिफेरल रीजन और कोर रीजन पे अलग अलग था। ठीक है, उसका एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ओके, बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज फॉर द मौर्यन हिस्ट्री। ठीक है, हम सोर्सेज की कुछ बात करेंगे कि क्या क्या रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक ओवरव्यू देखें, तो काफ़ी एक क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं हम डाइवर्स सोर्सेज का, जब हम रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं हिस्ट्री मौर्यन, है ना। इसी में हम बात करें तो इसमें हमें लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों एविडेंसेस मिलते हैं, है ना। बट नो सिंगल सोर्स इज कंप्लीट,
काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव हमें दिखते हैं, है ना। बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज में मोस्टली हमें ब्राह्मणिकल, बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट दिखते हैं। साथ में हमें कुछ फॉरेन अकाउंट्स भी दिखते हैं, ठीक है। हमें बताते हैं किस टाइप का पॉलिटिकल थ्योरी रहता है, सोशल नॉर्म्स क्या रहते हैं, इवेंट्स कैसे रहते हैं, ठीक है। बट इनकी बात करें, दे आर मोस्टली प्रोपेगेंडा बेस्ड, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव थे, है ना। ये उसके बाद अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, काफ़ी सिग्निफिकेंट मिलते हैं हमें, अशोकन इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, है ना। साथ में हमें नॉर्दर्न ब्लैक पोलिश्ड वेयर, हमें जो पोट्री है वो मिलती है, ठीक है। दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सीयूटी, है ना। तो एनबीपीडब्ल्यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मौर्यंस, है ना, ये हमें दिखता है। कुछ स्ट्रक्चर्स भी हमें मिलते हैं, पंचमार्क कोइंस दिखते हैं, ठीक है। इनको अब थोड़ा इलेबोरेटली पढ़ते हैं, है ना, लिटरेरी सोर्सेज को, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को। जैसे अर्थशास्त्र की एक बार हम बात करते हैं, ठीक है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद दोज इन अशोकन एडिक्ट्स। उनको दोनों को, एक लिटरेरी सोर्सेज एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, दोनों को मिक्स करके या फिर दोनों को एक साथ लेके हम देख सकते हैं किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, है ना। मैगजीनीज के अकाउंट को भी कोरोबरेट कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके से हम सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की, प्राइमरली अर्थशास्त्र की, इंडिका की और पुराणास की। ओके, लेट्स कम टू द कौटिल्यास अर्थशास्त्र, ठीक है। एक काफ़ी डिटेल्ड हमें ट्रिटीज दिखती है, किसके ऊपर, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रेटेजी के ऊपर, ठीक है। तो जो हमारा अर्थशास्त्र है, इट वाज ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू द चाणक्य, ठीक है, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ही वॉज चंद्रगुप्त एडवाइजर, है ना। तो यहाँ पे भी हमें एक डिबेट आती हुई दिखती है, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं जो श्याम शास्त्री हैं, जिसने इस टेक्स्ट को डिस्कवर किया था, और जो केपी जायसवाल है, उन्होंने कहा कि दिस टेक्स्ट, दिस अर्थशास्त्र, दिस हैज़ इट्स ओरिजिन इन मौर्यन एम्पायर। बट उसके अलावा कुछ स्कॉलर्स जैसे ट्रोटमैन है, उनका कहना है ये बाद की कंपाइलेशन है, बट इसके जो आइडियाज है दैट इज ऑफ मौर्यन टाइम, है ना। तो इसको भी हम एक प्रिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट मान सकते हैं, एक आइडियल स्टेट की बात करता है, ठीक है। एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देता है मौर्यन रियलिटी का, किस टाइप का हमें मौर्यन एम्पायर होता होगा या फिर दिखता होगा। इंडिका की बात करें तो ये अकाउंट हमें दिखता है एक ग्रीक अम्बेसडर का, ठीक है, मेगास्थनीज का हमें अकाउंट दिखता है, जिसको सेल्यूसस निकेटर ने भेजा था, किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, है ना। जो इसका ओरिजिनल पार्ट है वो हालांकि गुम हो गया है, बट उसके कुछ फ्रेगमेंट्स अभी सर्वाइव हैं, जो हमें दूसरे ग्रीक राइटर्स के वर्क्स में दिखते हैं, जैसे अरियान है, स्ट्राबो है, डियोडोरस है। इनके जो वर्क्स हैं उनमें हमें उसके कुछ फ्रेगमेंट देखने को मिलते हैं, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें बताता है अबाउट द पाटलिपुत्र, वहाँ का पैलेस कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। ये 6 कमेटी बताता है, ठीक है। कितनी कमेटी बताता है, 6 कमेटी बताता है। इसके अंदर 5-5 मेंबर होते हैं जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। सोशल कस्टम की बात करते हैं, 7 फोल्ड डिवीजन बताते हैं सोसाइटी की, है ना। तो 7 फोल्ड डिवीजन एज वी नो कि नहीं होता था, है ना। तो यही एक हमें वीकनेस दिखती है मैगजीनिस के अकाउंट में, कि वो मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कास्ट सिस्टम को, है ना, और आइडियलाइज करते हैं इंडियन सोसाइटी को, बट क्या पता रियल सिचुएशन काफ़ी अलग हो। पुराणास की बात करते हैं, देवर द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, काफ़ी बाद में कंपाइल हुए, ठीक है। बट इसके अंदर हमें डायनेस्टी की लिस्ट मिल जाती है, दैट इज इन द वायु पुराण, है ना। तो वहाँ से हमें क्रोनोलॉजी मिलती है मौर्यन रूलर्स की, ठीक है। सिमिलरली हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर जैसे जातक स्टोरी है, दिव्य निकाय है, श्रीलंका के जो क्रोनिकल्स है, दीपवंसा, महावंसा, है ना, वहाँ से हमें मौर्यास के नैरेटिव सुनने को मिलते हैं, ठीक है। अशोक की क्या कन्वर्सेशन रहती है बुद्धिज्म, और उनका क्या रोल रहता है इसकी प्रोपोगेशन में, हमें वो चीज़ें से काफ़ी आइडिया मिलता है अबाउट द मौर्यंस, है ना। जैन लिटरेचर की बात करें तो जो हेमचंद्र है, उनकी एक किताब है दैट इज प्रशिष्ट प्रमाण, है ना। ये भी बाद में लिखा गया है, बट ये भी चंद्रगुप्त जो है उनकी कन्वर्सेशन बताता है जैनिज्म में, है ना। और उनका सेल्फ एग्जाइल की बात करता है, दैट इज एट श्रावण बेलगोला, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ दिखती है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हम इनको जो हमारे कम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है
दैट इज़ प्रॉपर हमारे जो 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लास होती है, उनके अंदर हम काफ़ी इसको अच्छे से कवर करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कितने कितने एडिक्ट्स हैं, कौन से मेजर है, माइनर है, पिलर कौन से होते हैं, केव इंस्क्रिप्शन में क्या फ़र्क होता है। बट उसके अंदर हम हर पिलर देखेंगे, हर पिलर पर क्या लिखा हुआ है। वी विल ट्राई कि हम वो सारे पार्ट उस कोर्स में कवर करते हैं। हमने लास्ट ईयर भी किए थे, हमारे सिलेक्शन भी हुए थे वहाँ से, है ना? तो वो चीज़ हम इस बार भी रिपीट करेंगे एंड वी विल सून आपको अभी बताएंगे कि कब वो कोर्स लॉन्च होगा। इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक हमें सोर्स मिलता है, ठीक है? जो इंस्क्रिप्शन है वो रॉक्स पे भी दिखते हैं, पिलर्स पे भी दिखते हैं, ठीक है? जो अर्लीस्ट डेसिफर्ड इंस्क्रिप्शंस है, दे वर डेसिफर्ड बाय द जेम्स प्रिंसप इन 1837। ईयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, पर्सन का नाम भी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? लैंग्वेज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कौन सी लैंग्वेज में हमें मिलता है, ब्राह्मी में मिलता है, प्राकृत में मिलता है। कुछ टाइम पे हमें खरोष्टी, ग्रीक और अरामिक में भी दिखने को मिल जाता है, ठीक है? एक मेजर रोग एडिक्ट होते हैं, एक माइनर रोग एडिक्ट होते हैं। ये 14 होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो 14 है इसके अंदर मेजरली जो अशोका की पॉलिसी है धम्म की, उसकी बात करते हैं। माइनर में क्या होते हैं, अशोका और उसकी क्या क्या कन्वर्सेशन रहती है, उसकी पर्सनल डिटेल्स क्या हैं, वो बात हमें माइनर रोग एडिक्ट्स में मिलती है। उसके अलावा कुछ पिलर के एडिक्ट्स मिलते हैं 7। इनके अंदर अपेंडिसेस होते हैं रोकेडिक्स के, है ना? कुछ केव इंस्क्रिप्शन मिलती है 12 बार केव्स। इसके अंदर डोनेशंस की बात की जाती है, आजीविका से जो है उनको, है ना? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बात करें पंचमार्क कॉइन्स की, दे वर द अर्लीस्ट कॉइन इन द इंडिया, ठीक है? किंग्स ने इनको इशू नहीं किया था, बट जितने मर्चेंट गिल्ड्स है या फिर जनपदास है, उन्होंने इसको इशू किया होगा। इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें काफ़ी दिखता है, तो ये दिखाता है किस तरीके से इनका इंटीग्रेशन हुआ अंडर द मौर्यास। पोट्री की बात करें तो जो एनबीपीडब्ल्यू है, इट इज़ अ वेरी लग्जरी पोट्री, है ना? सेकंड अर्बनाइजेशन से इसको एसोसिएट करते हैं, मौर्यन पीरियड से इसको एसोसिएट करते हैं, ठीक है? तो अब बात करते हैं हम पॉलिटिकल कंटेक्स्ट की, नंदास की और अलेक्जेंडर के इन्वेजन की। जो मौर्यन एम्पायर है, उस टाइम पे कोई वैक्यूम नहीं होता था। उससे पहले हमने देखा था कि छोटे छोटे हमें कुछ डायनेस्टीज दिखती हैं, ठीक है? उससे पहले हमें हारानिक डायनेस्टी दिखी थी, है ना? शिशुनाग डायनेस्टी दिखी थी। उसके बाद हमने देखा था एक पावरफुल डायनेस्टी आती है जो सब कंसोलिडेट करती है, दैट इज अ नंदा डायनेस्टी, ठीक है? तो जो महापद्म नंदा है, उनको ही सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है एक फर्स्ट ग्रेट एम्पायर बनाने का नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है? क्योंकि इन्होंने जितनी भी इससे पहले क्षत्रिय डायनेस्टी से उनको गद्दी से ओवरथ्रो कर दिया गया था, है ना? जो नंदास थे, इनके पास काफ़ी इमेंस वेल्थ थी और काफ़ी पावरफुल आर्मी थी, है ना? जिन्होंने अलेक्जेंडर की जो फोर्सेस हैं उनको रोका और आगे इंडिया में आने नहीं दिया, ठीक है? इसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है, एक मैसेडोनियन इन्वेजन होता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है? इसके काफ़ी इनडायरेक्ट कंसिक्वेंसेस रहते हैं, ठीक है? जितने भी छोटे और वॉरिंग स्टेट है उस रीजन में, वो सब एक तरीके से पावर अपनी लूज कर देते हैं और वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है ना? तो जो वो वैक्यूम है उसका फायदा कौन उठाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य उठाते हैं, है ना? वहां से वो स्किलफुली जो एक्सप्लॉइट करके वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं। तो डायरेक्ट चैनल हमें एक एस्टेब्लिश होता हुआ दिखता है ट्रेड का भी बिटवीन द इंडिया एंड द वेस्ट, है ना? बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? जो कि फाउंडर है इस एम्पायर के, ठीक है? चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, इनका जो मेंटर था, ही वॉज द चाणक्य कौटिल्य। जो लास्ट रूलर था, दैट इज द धनानंद, ठीक है? जो धनानंद है, उनको गद्दी से उठा के जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपनी गद्दी उनसे लेते हैं और अपना सिंहासन पे अपना राज तिलक करते हैं और अपना एम्पायर को फाउंड करते हैं, ठीक है? तो एग्जैक्ट डिटेल्स हमें नहीं पता उनके इंसेस्टर्स कौन थे, कहाँ से वो आते थे, ठीक है? तो एक ऐसा क्षत्रिय क्लैन से वो माना जाता है कि आते थे जो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से था, ठीक है? इनके पीरियड में मोस्टली क्या होता है, हमें मिलिट्री में कंसोलिडेशन होते हुए दिखता है, ठीक है? उन्होंने क्या किया, मगध का थ्रोन को सिक्योर किया और फिर वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ चल दिए। जितने भी जो टेरिटरीज हैं जो अलेक्जेंडर की रिट्रीटिंग फोर्स छोड़ के गई थी, उन सबको उन्होंने कॉन्कर करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो इनका जो एम्पायर है हिमालय से शुरू होता था, साउथ में नर्मदा तक जाता था, ठीक है? इंडस से लेके बंगाल तक जाता था। तो काफ़ी एक बड़ा हमें टेरिटोरियल एक्सपेंशन दिखता है एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है?
जैन ट्रेडिशन की बात करें तो उन्होंने अपने गद्दी का त्याग किया, वो एक साधु बन गए, एक जैन मोक बन गए अंडर द भद्रबाहु, ठीक है। और उन्होंने अपनी लाइफ सल्ले खाना के थ्रू, सल्ले खाना क्या होता है कि आप खाने का त्याग कर देते हो, ठीक है, एक रिचुअलिस्टिक फास्टिंग होती है, और आप अपनी जो जान है उसको त्याग देते हो सल्ले खाना करके, है ना, मतलब खाना नहीं खाते हो, ठीक है। कहाँ पे करते हैं? एट द श्रावण बेलागोला, जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। तो एक कंफ्लिक्ट हमें दिखता है इन 305 बिटवीन द चंद्रगुप्त एंड सिलूसस निकेटर के बीच में, ठीक है, जो अलेक्जेंडर का एक जनरल रहता है, ठीक है। उसने अब एक एम्पायर बना लिया था वेस्ट एशिया में, जिसको हम सेल्यूसिड एम्पायर बोलते हैं, ठीक है। उस वॉर की काफ़ी कम डिटेल है, बट आउटकम हमें पता है कि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है, एक पीस ट्रीटी साइन होती है ना। जो सेल्यूसस है वो एक बड़ी वास्ट टेरिटरी, जैसे आर्या है, हेरात है, कंधार है, बलूचिस्तान है, काबुल है, इसको मौर्यन एम्पायर को दे देता है। एक मैट्रिमोनियल अलायंस अरेंज किया जाता है, ठीक है। जो चंद्रगुप्त है वो अपनी एक बेटी की शादी सेल्यूसस से करवा देते हैं, ठीक है। सेल्यूसस फिर मेगास्थनीज को भेजते हैं एज एम्बेसडर, ठीक है, मौर्यन कोर्ट में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य 500 वॉर एलिफेंट्स देते हैं सेलुसस को, एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं उसकी विक्ट्री में, जो कि बाद में होती है, दैट इज द बैटल ऑफ इप्सूस, ठीक है। उसके बाद हमारे कौन आते हैं? बिंदुसार आते हैं, जिनको भूला हुआ है, फॉरगेटन किंग भी बोलते हैं। जो बिंदुसार है, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्ता, ठीक है। उनको ग्रीक टाइटल मिला हुआ है, दैट इज द ऑफ अमित्रोचेत, है ना, या फिर जैसे संस्कृत में उनको अमित्राघत बोलता था, दैट इज द स्लेयर ऑफ द फोर्स, दुश्मनों का अंत करने वाला, तो दैट इज अमित्रोचेस, इस नाम से उनको जाना जाता था। उनका रीन जो है काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है जितना उनका फादर का या फिर उनके बेटे का है, बट उन्होंने काफ़ी एक लार्ज एम्पायर, एक वास्ट एम्पायर है उसको मेंटेन किया, साउथ में एक्सटेंड किया, मैसूर तक वो गए, है ना। काफ़ी अच्छी उन्होंने रिलेशन रखी जितने भी ग्रीक रूलर्स हैं उनके साथ, एम्बेसडर उन्होंने भेजे, ठीक है। और उनको उनके कोर्ट में दिमाकस नाम का एक एम्बेसडर आता है, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द सेल्यूसिड डायनेस्टी, है ना, वहाँ से। अब आते हैं हमारे अशोका, ठीक है। तो जो अशोका का गद्दी पे आना है काफ़ी कंटेस्टेड माना जाता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताते हैं कि 4 साल का स्ट्रगल रहा था गद्दी के लिए कि कौन गद्दी पे आएगा, ठीक है। जो शुरू में था वो अपनी अथॉरिटी को ही कंसोलिडेट कर रहा था। उनको शुरू में चांद अशोक बोलते थे, है ना, चांद अशोक इज द अशोका द फियर्स, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी थी, दे वर वेरी फियर्स, काफ़ी अग्रेसिव हमें पॉलिसी दिखती थी, ठीक है। तो हमेशा ही वॉज रेडी टू गो ऑन अ वॉर, ऐसे हमें सिचुएशन दिखती है। बट उनके रीन में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो इवेंट दिखता है, दैट इज द वॉर ऑफ कलिंग, जो उनके 8वें साल में हमें दिखता है, दैट इज अराउंड 261, ठीक है। तो वो मॉडर्न उड़ीसा के कलिंग रीजन में कन्क्वेस्ट करने जाते हैं, ठीक है। एक काफ़ी इंडिपेंडेंट हमें ये जो कलिंग का स्टेट दिखता है, ठीक है, काफ़ी प्रोस्परस दिखता है, तो काफ़ी ब्रूटल हमें दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो उनका जो रोक एडिक्ट 13 है वो बताता है कितना सफरिंग होता है। 1 लाख के आसपास जो सोल्जर है वो मर जाते हैं, 1.5 लाख को ऐसे कैप्टिव रखा जाता है, फिर माइन आती है, डिसीज आती है, ठीक है। जो ये ब्लड शेड होता है, इसका अशोका के ऊपर काफ़ी एक प्रभाव होता है। और उनको एक जो कनकरर है टेरिटरी का, जिसको दिग्विजय बोला जाता है, वो दिग्विजय से क्या बन गए थे? धम विजय बन गए थे। धम विजय क्या होता है? या तो आप कनकर कर सकते हो किसी चीज़ को टेरिटरी के थ्रू, या फिर कनकर कर सकते हो या फिर राइटसनेस के थ्रू, ठीक है। तो वो धम विजय की तरफ आ जाते हैं, वो धम अशोक बन जाते हैं, ठीक है। अशोका द पायस, शुरू में वो क्या थे? ही वॉज द अशोका द फियर्स। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, फ्रॉम चंद अशोक टू धम अशोक, है ना। कलिंग वॉर की बात करते हैं, ठीक है। इट वॉज द इवेंट जिसने अशोका को एम्ब्रेस किया कि नॉन वायलेंस की तरफ जाएं, है ना, बुद्धिज़्म की तरफ जाएं। बट अगर हम देखें तो उनके एडिक्ट देखें तो उसमें हमें थोड़ा सा कम्प्लेक्स चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि अगर उनके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होता तो वो कुछ चीज़ें ऐसी करते जिससे हमें पता चलता कि हाँ, इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ हमें दिखता है अशोका ने अपनी आर्मी को डिसबैंड नहीं किया इस वॉर के बाद, ठीक है। उसने फॉरेस्ट ट्राइब्स को, जितने भी बॉर्डर के पीपल हैं, उन्होंने कहा कि उसको पीस पसंद है, बट उनके पास वो पावर है कि वो उनको पनिश कर देंगे अगर ज़रूरी लगा, ठीक है।
तो उनका जो पैसिफिज्म है दैट इज अ स्टेट पॉलिसी, एक पर्सनल फिलोसफी नहीं था, दैट इज प्योरली अ स्टेट पॉलिसी। वो चाहिए था कि जितने ज़्यादा लोग, इतना वास्ट एम्पायर है, उसको एक साथ रखना है, तो वो पीस के साथ ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, तो दैट इज़ द वन थिंग दैट इज़ हेयर। तो इसी में रोमिला थापड़ एक अपना व्यू प्रेजेंट करती है। वो कहती है कि जो कलिंग वॉर है दैट वाज लेस अ कोज फॉर कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट, बट इट वाज अ मोर कैटलिस्ट फॉर अ न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंटीग्रेटिव पॉलिसी, धम। ठीक है, धम आया ही इसलिए ताकि इतने बड़े एम्पायर, इतने डाइवर्स एम्पायर को कंसोलिडेट किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। एंड दैट इज द रीजन कि जो जियोग्राफिकल लिमिट है हमें इतनी बड़ा दिखता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंशन हमें दिखता है। ठीक है, तो अशोका की धम की बात करें, किस तरीके का उसका नेचर है, किस तरीके से उसका प्रोपेगेशन होता है। देखो, जो अशोक का धर्म है इट्स नॉट अ धर्म, उसका कोई अलग से रिलीजन नहीं था। इट इज काइंड ऑफ अ प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म, है ना। एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था जो सोशो मोरल प्रिंसिपल पे बेस्ड था, जो सोशल हार्मनी को प्रमोट कर रहा था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट कर रहा था। ठीक है, तो इसमें कुछ की टेनेट्स थे जो वो प्रोपोगेट कर रहा था। द फर्स्ट वन इज ऑफ अहिंसा, देन रिस्पेक्ट, देन लिबरलिटी, देन टॉलरेंस, देन सोशल वेलफेयर। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें प्रमोट की जा रही थी। अहिंसा की बात करें तो नॉन इंजरी टू ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, प्रोस्पर कस्टी टू द एल्डर्स, टीचर्स, ब्राह्मण, एस्केटिक्स, सबको रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, जेनेसिटी रखनी है टुवर्ड्स द फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड एस्केटिक्स, है ना। रिस्पेक्ट करनी है हर रिलीजन की, हर रिलीजियस सेक्ट की, है ना। साथ में हमें सोशल वेलफेयर के दिखते हैं, किस तरीके से हॉस्पिटल्स बनाए, है ना, कुएं खुदवाए, जो रोड है उनके अराउंड प्लांट्स लगाए गए। ठीक है, ह्यूमंस का वेलफेयर के लिए ट्रीज लगाए, एनिमल्स लगाए, है ना। तो धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए अशोका ने स्पेशल ऑफिसर्स लगाए थे जिनको धम्म महामतास बोला जाता था। ठीक है, उन्होंने धम्म यात्राएं भी की थी जिनको धम्म टूर बोलते हैं या फिर टूर्स बोलते हैं, है ना। तो और उनका जो मैसेज है उन्होंने अपने रोक और रोक पिलर्स पे लिखा ताकि हर कोई उनको पढ़ सके। इसी में अगर हम हिस्टोरियोग्राफी की बात करें, धर्म की, रिलीजन की, एथिक्स की, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, ये क्या रिलीजन है, क्या ये एथिक्स है, क्या ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अगर इंटरप्रिटेशन देखें, ये काफ़ी डिबेटेबल एक टॉपिक हमें दिखता है। इसमें हमें मेजरली तीन व्यू पॉइंट हमें दिखते हैं। द फर्स्ट व्यू इज ऑफ विंसेंट स्मिथ एंड आर के मुखर्जी। सेकेंड व्यू पॉइंट इज ऑफ आर सी रे चौधरी। ठीक है, एंड थर्ड वन इज ऑफ रोमिला थापड़। जो विंसेंट स्मिथ है वो कहते हैं कि जो धम्म है इट वॉज द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, जो अशोका है ही वॉज एक्टिंग एज अ मोंक किंग, है ना। जो कोर प्रिंसिपल है वो बुद्धिस्ट टीचिंग से ही आया था ऑफ धम्म, है ना। आर एच सी रे चौधरी कहते हैं कि धम्म एक सेक्ट नहीं था, एक सेक्टेरियन नहीं था, एक यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स था जो बेस्ड है सारे प्रिंसिपल्स पर, जो कॉमन प्रिंसिपल्स हैं सभी रिलीजन्स के। ठीक है, तो सब धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो कॉमन बातें हैं, उनको लेकर एक यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स बनाया था, उसको हम धम्म बोलते हैं। ठीक है, देन रोमिला थापुर कहती है, एक ये पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन देती है। ठीक है, कहती है धम्म एक ब्रिलियंट, एक आइडियोलॉजी ऑफ इंटीग्रेशन था। ठीक है, इतना डाइवर्स कल्चर है, लैंग्वेज है, बिलीफ है, तो धम्मा एक कॉमन सोशल एलिमेंट दिखा जो यूनिटी लेके आएगा, लॉयलिटी लेके आएगा एम्पायर में, और स्ट्रेंथन करेगा स्टेट की अथॉरिटी को। तो ये तीन हमें व्यू पॉइंट दिखते हैं अराउंड दिस। उसी में अगर हम बात करें मोरन की एडमिनिस्ट्रेशन की, सेंट्रलाइज स्टेट की डिबेट की बात करते हैं। जो ट्रेडिशनल व्यू है, ठीक है, जो हमें अर्थशास्त्र पर पता चलता है, उसके हिसाब से जो हमें मौर्यन स्टेट दिखता है दैट इज़ अ वेरी हाईली सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, जिसके पास किंग है जो एक एब्सोल्यूट पावर है पूरी सोशल लाइफ पे, पॉलिटिकल लाइफ पे, इकोनॉमिक लाइफ पे, है ना। कि सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी भी है प्लस किंग के पास एब्सोल्यूट पावर भी है। तो इसमें दो व्यू आते हैं। द फर्स्ट व्यू इज ऑफ वी ए स्मिथ, देन नीलकंठ शास्त्री, देन सेकंड ऑफ गिरार्ड फुसमैन एंड रोमिला थापर। वी उन्होंने कहा कि हाँ, एक मोनोलिथिक सेंट्रलाइज एम्पायर था। ठीक है, एक यूनिफॉर्म कंट्रोल दिखता था हमें पाटलिपुत्र में, दैट इज द कैपिटल सिटी, है ना। उसके बाद हमें एक रिविजनिस्ट व्यू दिखता है, उन्होंने इस मॉडल को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि एक वास्ट साइज ऑफ एम्पायर है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल काफ़ी लिमिटेशन दिखती है हमें टाइम की,
है ना। डायरेक्ट कंट्रोल इतना यूनिफॉर्मली होना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कहा कि एक मेट्रोपॉलिटन स्टेट होगा जिसका कोर एरियाज है जो गंगा वैली है वहाँ पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल होगा, बट जितने भी ट्रिब्यूटरी एरिया है, लूजर एरिया है, पेरिफेरल एरिया है, वहाँ पे कम कंट्रोल होगा, है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है कई जगह फ्लेक्सिबल होगा, रीजन टू रीजन वेरी करेगा, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किंग्स की, मंत्री परिषद की, तीर्थास की बात करते हैं। एपेक्स लेवल पे हमें किंग दिखता है ना, जो सुप्रीम हेड है एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेटिव का, जुडिशरी का। उसके साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है जिसको हम मंत्री परिषद बोलते हैं। जो अर्थशास्त्र है वो मेंशन करता है हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेसी का, जिसके अंदर 18 चीफ होते हैं, ठीक है, जो जिनको हम तीर्थास बोलते हैं, है ना। तो हाई रैंकिंग ब्यूरोक्रेसी हमें दिखती है जिसके अंदर 18 चीफ फंक्शनरीज रहते हैं जिनको हम तीर्थास बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे हमें ऑफिशियल दिखते हैं जिनको हम अध्यक्ष बोलते हैं, दीज आर द सुपरिटेंडेंट्स, है ना। काफ़ी डिपार्टमेंट्स ये मैनेज करते हैं, है ना। जैसे कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया। तो कुछ ऑफिसर्स हैं जैसे समहर्ता है, ही वॉज द चीफ ऑफ रिवेन्यू डिपार्टमेंट। सन्निधता है, ही वॉज द चीफ ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट। सेनापति है, ही वॉज द कमांडर ऑफ द आर्मी। पुरोहित इज द चीफ प्रीस्ट, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमें ऑफिशियल्स दिखते हैं, दे वर द सुपरिटेंडेंट्स। प्रोविंशियल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, दिस वाज द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। देखो ये ऐसा होता है, सेंट्रल होता है, सेंटर पे क्या होता है, प्रोविंसेस में क्या है, दैट इज अ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंस की बात करें, जो एम्पायर है उसके अंदर सेवरल प्रोविंसेस थे जिनको हम चक्रास बोलते थे, है ना। ये प्रिंसेस जो कुमार हैं वो इनको गवर्न करते थे। इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं, जो एडिक्ट्स में हमें पता चलते हैं, दैट इज एट तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली एंड सुवर्णगिरी, है ना। जो प्रोविंसेस हैं, फर्दर चक्रास के बाद आहाराज आते हैं। जो आहाराज होते हैं दैट आर अंडर द प्रदेशिका, जिनको डिस्ट्रिक्ट का हेड बोला जाता है। उनके नीचे हमें राजकुआ दिखते हैं जो इंचार्ज होते हैं लैंड मेजरमेंट के और जुडिशियल फंक्शन के। सबसे नीचे हमें ग्राम दिखते हैं जिसका हेड होता है ग्रामिका, ठीक है। जो मेगास्थनीज है वो काफ़ी हमें डिटेल एडमिनिस्ट्रेशन बताता है पाटलिपुत्र की। वो बताता है कि 6 कमेटी हैं, ठीक है, जिसमें 5 मेंबर होते हैं। इनमें कौन से एरियाज है, एरियाज याद रखना, इंडस्ट्रियल है, फॉरनर्स है ना, वाइटल स्टेटिस्टिक्स है, ट्रेड है, एंड टैक्स कलेक्शन है, ठीक है। इकोनॉमी की बात करते हैं, एग्रीकल्चर, ट्रेड और स्टेट कंट्रोल की बात करते हैं, ठीक है। जो इकोनॉमी है एग्रेरियन हमें दिखती है, ठीक है। स्टेट का काफ़ी कंट्रोल रहता है एग्रीकल्चर के ऊपर। जो मेन टैक्स है उसको भागा बोलते हैं, ठीक है, ऐसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। जो यहाँ पे आके 1/4 हो जाता है या फिर 1/6 हो जाता है प्रोड्यूस का, है ना। स्टेट के खुद के फार्म होते थे जिनको सीता बोलते थे, है ना। इनको सुप्रिटेंडेंट, जिसको सीता अध्यक्ष बोलते थे, वो मैनेज करता था, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हमें ट्रेड दिखता है। स्टेट के भी कुछ रोड होते थे, जैसे उत्तर पार्ट है, जीटी रोड जो आज बोलते हैं ना, वहाँ से हमें ट्रेड दिखता है, स्पाइसिस का, टेक्सटाइल का, आइवरी का, है ना। तो जो स्टेट है उसकी मोनोपोली दिखती थी हमें की इंडस्ट्री, जैसे माइनिंग है, साल प्रोडक्शन है, आर्मामेंट्स है। टैक्सेशन की बात करें, काफ़ी वाइड रेंज है टैक्स की, वो कलेक्ट किया जाता था, है ना, जिसको हम उड़का भाग भी बोलते थे। सोसाइटी की बात करें, वर्ण सिस्टम की बात करें, वुमेन की पोजीशन क्या रहती है उसकी बात करते हैं, ठीक है। जो मौर्यन सोसाइटी है, देवर अलोंग द लाइन्स ऑफ द वर्णा सिस्टम, है ना। इसमें हम बात करें, जो हमारा मेगास्थनीज का हमें एक अकाउंट मिलता है, इंडिका मिलता है, वो 7 फोल्ड डिवीज़न की बात करते हैं, जिसके अंदर फिलोसफर होते हैं, फार्मर होते हैं, सोल्जर, हर्ट्समैन, आर्टिजन, मजिस्ट्रेट एंड काउंसलर्स होते हैं, ठीक है। एक काफ़ी कम्प्लेक्स सोसाइटी रियलिटी दिखाते हैं बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, ठीक है। बट रियलिटी हम देखेंगे, वहाँ पे हमें स्लेवरी मिलती है, पोजीशन ऑफ वुमेन देखते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र और अशोकन एडिक्स एडिक्स जो है वो स्लेव्स का मेंशन करते हैं। हालांकि दिस पॉइंट इज नीड टू बी नोटेड, जो मेगास्थनीज है उनके सोर्स बताते हैं कि देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया, ठीक है। काफ़ी कंट्राडिक्शन हमें दिखता है कि किस तरीके का नेचर है द स्लेवरी का, है ना। दैट इज लेस चैटल बेस्ड देन द ग्रीको रोमन वर्ल्ड, है ना। तो उसकी वजह से ही मिसअंडरस्टैंडिंग हमें दिखती है, क्योंकि मेगास्थनीज ने काफ़ी बड़े लेवल पे या फिर जो चैटल बेस्ड हमारी स्लेवरी होती है
वो देखी होगी और इंडिया में उसका कुछ अलग सिग्निफिकेंस होगा। वुमेन की पोजीशन करें तो काफ़ी डिक्लाइन हो जाती है अगर अर्ली वैदिक पीरियड के कंपैरिजन में बात करें। ठीक है, हालांकि अर्थशास्त्र कहता है कि वुमेन के पास प्रोपर्टी राइट है। ठीक है, उनको स्पाइस और रॉयल बॉडी गार्ड के तौर पे भी अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, जो मौर्यन पीरियड है ये मार्क करता है एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन, जो स्टोन का यूज है वहां से, है ना। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं। आर्किटेक्चर को देखते हैं किस तरीके का हमें आर्किटेक्चर दिखता है। पिलर्स, स्तूपास, रॉक कट एडिक्ट्स, है ना। इसको हम ना कोर्ट आर्ट के थ्रू जाते हैं या फिर पॉपुलर आर्ट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, दो टाइप में हमने डिवाइड किया। कोर्ट आर्ट की बात करते हैं और पॉपुलर आर्ट्स की बात करते हैं। कोर्ट आर्ट में पैलेसेस हमको दिखते हैं, पिलर्स दिखते हैं। जो चंद्रगुप्त है ना, उनका जो वुडन स्ट्रक्चर से बना हुआ पैलेस है उसको मेगास्थनीज ने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है। पिलर्स की बात करें तो मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर से बने हुए हैं, है ना, काफ़ी पॉलिश्ड है। ठीक है, तो वहीं पे हमें दिखते हैं उनको एनिमल कैपिटल्स से क्राउन किया गया है। ठीक है, दैट इज लायन कैपिटल एट सारनाथ, जो हमारा नेशनल एम्बलम भी है ना। अब डिबेट है कि जो पर्शियन है उनके भी ऐसे पिलर्स हैं। ठीक है, बट अगर हम देखें तो दोनों में हमें काफ़ी डिस्टिंक्शन हमें मिल जाएगा, हमारे मोनोलिथिक है उनके नहीं है ना। पॉपुलर आर्ट की बात करें, स्तूपास की बात करें, ठीक है, तो अशोका ने काफ़ी ज़्यादा न्यूमरस नंबर ऑफ स्तूपास बनाए थे, जैसे सांची हो गया, बहरूद हो गया, है ना, जहाँ पे बुद्धा के रिलिक्स को रखा जा सके। ठीक है, इनिशियली वो ब्रिक और मड के माउंड होते थे, देन इट विल लेटर बिकम द स्तूपास। रॉक कट केव्स की बात करें, जो 12 बार की हिल्स है, ठीक है, जो अशोका ने आजीविका सेक्ट को दी थी, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्चर, है ना। टेराकोटा फिगरीन्स में मिलती है मदर गोडेस की, एनिमल्स की, है ना। डिक्लाइन देखते हैं किस तरीके से होता है। 230 बीसी में यहाँ भाई अपने अशोक की डेथ होती है। जो लास्ट किंग होता है बृहद्रथ, 185 बीसी में उसका ही जनरल जो कि पुष्यमित्र शुंग है, वो उसको मार के शुंगा डायनेस्टी शुरू कर देता है। क्या क्या रीजन रहते हैं डिक्लाइन के, वो समझते हैं। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ठीक है, जो जबकि हमें दिखता है जो पुष्यमित्र शुंगा है ही वॉज अ ब्राह्मण, तो एज ए बदला सोच लो या फिर एज ए रिएक्शन सोच लो, वो आते हैं। तो इसमें हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि जो बुद्धिस्ट पॉलिसी इतनी हो रही थी, एनिमल सेक्रीफाइस पे बैन जो लग रहा था, ठीक है, तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान ब्राह्मण्स को हो रहा था। तो दैट इज थिंक सॉरी, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, डीडी कोसाम्बी की बात करें, वो कहते हैं काफ़ी नॉर्मस एंड एक्सपेंडिचर दिखता है हमें आर्मी ब्यूरोक्रेसी पे, है ना। तो इतना खर्चा होगा तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी, है ना। तो वो एक रीज़न दिखता है जिससे ट्रेजरी ड्रेन हो गई एंड दे वर इन द डिक्लाइन। ठीक है, कहते हैं करप्ट और ओप्रेसिव हमें गवर्नेंस दिखते हैं, रिवोल्ट्स हुए, ठीक है, बिंदुसार के टाइम पे भी, है ना। तो दैट्स वाई हमें इनका डिक्लाइन दिखता है। अशोका की पेसिफिस्ट पॉलिसी थी, काफ़ी नॉन वॉयलेंट पॉलिसी थी, उन्होंने उनकी मिलिट्री को काफ़ी वल्नरेबल कर लिया, ठीक है, काफ़ी डिसक्रेडिट हो गई, वीक हो गई। ठीक है, इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है, एक वीक सक्सेसर उसके बाद अशोक के बाद आया तो उसे संभाल नहीं पाया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक पैन आइडिया हमें दिखता है, दैट इज अ चक्रवर्तीन। ठीक है, एक पॉलिटिकल आइडियल बन गया। ठीक है, कि हमें चक्रवर्तीन या फिर चक्रवर्ती हमें एक सम्राट बनना है, दैट इज पैन इंडियन स्टेट हमें बनना है ना। तो ये अब आज के लिए भी है ना बना। उसके बाद में इंडियन पॉलिटिक्स को भी इन्होंने काफ़ी इफेक्ट किया, स्टोन आर्ट का यूज़ किया, है ना, नए डायमेंशन आए। ठीक है, तो ये लेगेसी की बात करते हैं। कुछ बात करें तो सबसे पहले अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस हैं जो ब्राह्मी में है, किसने डेसिफर की थी, लेट्स गेस कि जेम्स प्रिंसप ने की थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किस हिस्टोरियन ने कहा था कि अशोका का धम है एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सोचना भी नहीं पड़ेगा, रोमिला थापा टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद करें मैगस्थनीज का जो अकाउंट है उसमें 6 कमेटी मेंशन की है। दिस इज़ वन ऑफ द टफ क्वेश्चन, क्योंकि हमने नहीं पढ़ा था इतना ध्यान से, क्योंकि हमने सिर्फ उसको रीड किया था। फॉरनर्स की केयर करेंगे, हाँ करेंगे। बर्थ एंड डेथ करेंगे। वेट एंड मेजर करेंगे, तो ये बचा। ठीक है, दिस इज नोट दे फंक्शन। ठीक है, लैंड रेवेन्यू, ऑफिशियल जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है दैट इज समहर्ता। ठीक है,
जो बाराबर की किल है वो किसको दी गई थी? अजीब विकास को दी गई थी। ठीक है, तो दैट इज अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो में सब समझ आया होगा। इफ देर इज एनी डाउट, एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। यू ऑल्सो हैव माई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप। आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, तुम्हें कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू करना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या सोर्सेज हैं, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। मैं आपको सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।